हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश आज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आप इसी तरह वो अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है और मैं आपके लिए और बेटर से बेटर कंटेंट लाता रहूँगा। डियर फ्रेंड्स, अब आज से इनकी 15 तारीख से हो सके जाके कि ये जो जनरल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की जो ही 50 पार्ट हो जाएंगी, 50 पार्ट के बाद में मैं आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट जनरल साइंस आपको पढ़ाने वाला हूं। तो अब हम प्रत्येक पार्ट को अपन टॉपिक वाइज पढ़ेंगे जिसमें मैं आपको कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों कंप्लीट जनरल साइंस के हैं वो पढ़ाऊंगा। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। और अपन बात करने वाले अपने जनरल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के 40 पार्ट की, जिसमें मैंने वो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज अपन बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और आज अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नारियल के तरल भ्रूणपोष की पोषण क्षमता को किसके द्वारा बताया गया है? नंबर 1 ओवरबेक द्वारा, 2 स्वान द्वारा, 3 मॉर्गन द्वारा और 4 हेबरलैंड द्वारा। तो आपको बताना, जो नारियल होता है, जो कोकोनट होता है, कोकोनट के जो तरल भ्रूणपोष की क्षमता को किसके द्वारा बताया गया? तो इसका फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 ओवरबेक द्वारा। यानी कि ओवरबेक ने 1941 में सबसे पहले ये बताया था कि जो कोकोनट होता है उसमें जो तरल भ्रूणपोष होता है उसकी एक विशेष प्रकार की क्षमता प्रेजेंट होती है। ओके, बात करें अपन स्वान की, तो स्वान नामक वैज्ञानिक ने 1839 में अपना प्रसिद्ध कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। यानी कि इन्होंने 1839 में अपना एक प्रसिद्ध कोशिका सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार किसी भी जीवधारी की पृथक्कृत, जो कहने का मतलब जो अलग की गई जो एक जीवित कोशिका होती है को उचित वातावरण में परिस्थितियां उपलब्ध हो तो यह स्वतंत्र रूप से ऊतक या अंग के रूप में विकसित होने की सामर्थ्य प्रदर्शित करती है। कहने का मतलब उन्होंने ये बताया था, कोई भी अगर एक कोशिका है और वो कोशिका जो एकल कोशिका किसी भी जीव द्वारा पृथक की गई है, वो एकल कोशिका है, अगर उसको उचित वातावरण और उचित परिस्थितियों के अंतर्गत उसको ढाला जाए तो उसमें जो उसके भी जितने भी जो स्वतंत्र रूप उसके जो ऊतक हैं, वो अंग हैं, वो अपने आप में एक विशेष प्रकार की सामर्थ्य रखते हैं, अपने आप को डेवलप करने की विशेष प्रकार की क्षमता रखते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये जो कोशिका सिद्धांत ये था, इसको देने वाले थे स्वान, जिन्होंने 1839 ईस्वी में अपना एक प्रसिद्ध कोशिका सिद्धांत दिया था। ओके फ्रेंड, बात करें अपन मॉर्गन की, तो मॉर्गन ने 1910 ईस्वी में अपना एक जो टोटीपोटेंसी शब्द का सबसे पहले गठन किया था। टोटीपोटेंसी क्या होता है? जिसको पूर्ण सख्तता कहा जाता है। टोटीपोटेंसी का गठन करने वाले कौन थे? मॉर्गन थे, जिन्होंने 1910 में सबसे पहले इस शब्द का गठन किया था। और उसके अंतर्गत उन्होंने बताया था वो किसी भी जो एकल कोशिका की जो सामर्थ्य क्षमता जिसके द्वारा वह जो जीव होता है, वो जीवधारी पूर्ण लक्षण प्रारूप के रूप में या पूरी तरह से अनेक जंतु पादप या जंतु ऊतकों के अंदर विकसित होता है, और उसको क्या कहता है? पूर्ण सख्तता कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी अगर जीवधारी है वो अपने पूर्ण लक्षण प्रारूप के अपने कहने के बाद अपने फिनोटाइप के रूप में या पूरी तरह से अपने जनक पादप या जंतु के रूप में विकसित हो तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? टोटीपोटेंसी कहा जाता है। ओके फ्रेंड, बात करें हेबरलैंड की, तो हेबरलैंड ने 1902 में अपनी एक पादप ऊतक संवर्धन की अवधारणा प्रस्तुत की थी। पादप ऊतक संवर्धन की अवधारणा प्रस्तुत की थी, जिसके अनुसार अगर उनकी बात करें तो उन्होंने बताया था कि इसका एकमात्र उद्देश्य पौधों की कायी कोशिकाओं में जो टोटीपोटेंसी को विकसित करना था। यानी कि कहने लगे अपने जो उन्होंने पादप ऊतक अवधारणा प्रस्तुत की थी, उनका एकमात्र एक ही उद्देश्य था कि उसमें जो जितने भी जो पौधे होते हैं उनकी कायी कोशिकाओं में टोटीपोटेंसी का विकास करना था। उनका हेबरलैंड का इन्होंने एक अभी जो संकल्पना प्रस्तुत की थी। तो आई होप सो फ्रेंड आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीटी जीन युक्त कपास को क्या कहते हैं? नंबर 1 कीलर कॉटन, 2 इजिप्शियन कॉटन, 3 रोमिल कॉटन और 4 देसी कपास। तो आपको बताना, जो बीटी कॉटन होता है उस युक्त कपास को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 कीलर कॉटन। यानी कि कीलर कॉटन उसको कहते हैं। कॉटन की बात करें कपास की, तो इसके बॉटनिकल नेम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है।
तो होता है गोसिपियम बारबेंडस कहते हैं। वैसे इसकी कपास की बहुत सी स्पीशीज होती है, तो अपन एक का नाम लेके अगर यही कहा जाए कि इसका एक्चुअल बात करें तो गोसिपियम स्पीशीज इसका नाम होता है। अगर इसके रिलेटेड तो गोसिपियम बारबेंडस होता है, इसका नाम और भी बहुत से इसकी स्पीशीज होती हैं। तो बीटी कॉटन युक्त जो जीन युक्त कपास है उसको क्या कहते हैं, किलर कॉटन कहा जाता है। इजिप्शियन कॉटन की बात करें तो इसको सागर द्वीप कपास भी कहा जाता है कि सागरों में पाए जाने वाले सागरीय द्वीप होती है वहाँ पर ये कपास प्रेजेंट होती है, जिसको इजिप्शियन कपास कहा जाता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विशिष्ट डीएनए अनुक्रम की पहचान करने का कार्य कौन करते हैं? नंबर 1 हार्मोन, 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, 3 विटामिन, 4 लिपिड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करते हैं। ओके, जो विशिष्ट डीएनए अनुक्रम की पहचान करने का कार्य कौन करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इथाइलिन व एब्सिसिक अम्ल सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? नंबर 1 परिपक्वन हार्मोन, 2 मृत्युकारी हार्मोन, 3 निरोधक हार्मोन और 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर को जानिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 मृत्युकारी हार्मोन होते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बसंतीकरण के लिए उत्तरदायी माना जाता है? नंबर 1 फ्लोरिजन, 2 वर्लिनेलिन, 3 एंथेसिन और 4 एब्सिसिन को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 वर्नेलिन को बसंतीकरण के लिए उत्तरदायी माना जाता है। यानी कहने का मतलब बसंतीकरण किसे कहते हैं, इसको सबसे पहले बताया था 1960 में एक वैज्ञानिक कोआर्ड नामक वैज्ञानिक 1960 में सबसे पहले बसंतीकरण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। और उन्हें बताया कि बसंतीकरण क्या चीज होती है। मतलब पौधों में जो शीत उपचार द्वारा पुष्पन प्रेरण की क्रिया, पौधों में शीत उपचार द्वारा पुष्पन प्रेरण की क्रिया क्या कहलाती है? बसंतीकरण कहलाती है। आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। और आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए, साथ में न्यू स्टूडेंट चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन बटन, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आम के फलों को एक साथ पकाने के लिए किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? नंबर 1 जियाटिन का, 2 2,4-D का, 3 इथरल का और 4 एब्सिसिक अम्ल जिसको एपीए कहा जाता है का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इथरल का उपयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस यंत्र द्वारा क्षणिक अंतराल की वृद्धि को मापा जा सकता है? नंबर 1 चाप सूचक द्वारा, 2 फेफर स्वचालित वृद्धि मापी द्वारा, 3 बोश के क्रिस्कोग्राफ द्वारा और 4 द्विक अंकक चकती द्वारा। तो फ्रेंड इसके राइट आंसर को जाने, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 बोस के क्रिस्कोग्राफ द्वारा। है कि जो बोस ने अपने जो क्रिस्कोग्राफ यंत्र दिया था उसकी सहायता से अपन क्षणिक अंतराल की वृद्धि को माप सकते हैं। ओके फ्रेंड, बात करें चाप सूचक की, तो चाप सूचक के द्वारा जो वृद्धि करने वाले पादप के तने होते हैं, तने से शीर्ष तक की स्थिति को किसके द्वारा मापते हैं? चाप सूचक के द्वारा मापा जाता है। बात करें फेफर स्वचालित वृद्धि मापी यंत्र द्वारा, तो इसके द्वारा पादपों में जो लंबाई में वृद्धि का मापन किससे करते हैं? पादपों में लंबाई में वृद्धि का मापन करते हैं फेफर स्वचालित वृद्धि मापी यंत्र द्वारा। द्विअंकक चकती की बात करें तो इसके द्वारा पत्ती के क्षेत्रफल में होने वाले वृद्धि की मात्रा को मापा जाता है। यानी कि जो पत्ती होती है, पत्ती के क्षेत्रफल में जो वृद्धि, उसकी एरिया में जो वृद्धि होती है उसको किसके द्वारा मापा जाता है? द्विक अंकक चकती के द्वारा मापा जाता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वसा अम्लों की संश्लेषण की इकाई क्या होती है? नंबर 1 ग्लिसरॉल, 2 एसिटाइल कोएंजाइम, 3 पाइरुविक अम्ल, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 एसिटाइल कोएंजाइम। यानी कि जो वसा में जो सुक्रोज होता है, जो सुक्रोज के रूपांतरण के जो चक्र होता है उसको क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ग्लाइको आइसोलेट चक्र कहा जाता है। ओके, तो इसकी जो वसा अम्लों की संश्लेषण की इसकी इकाई क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रेटों के अपचयन से किसका निर्माण होता है? नंबर 1 यूरिया का, 2 अमीनो अम्ल का उत्पादन, 3 न्यूक्लिक अम्ल का, 4 अमोनिया का। तो फ्रेंड्स के राइट आंसर को जाने, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 अमोनिया का। यानी कि नाइट्रोजन के अपचयन से अमोनिया का निर्माण होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन का ईएमपी पथ को क्या कहते हैं? नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस,
2 क्रेब्स चक्र, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र और 4 इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया। जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है उसको उसका जो ये श्वसन का ईएमपी परिपथ को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहा जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एल्केलाइन अर्थ मेटल है, यानी कि जो पृथ्वी की धातु, जो एल्केलाइन को पृथ्वी की धातु कहा जाता है। नंबर 1 पोटेशियम, 2 सोडियम, 3 रुबिडियम और 4 रेडियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 रेडियम कहा जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु व अधातु की भांति कार्य करता है। नंबर 1 आर्गन, 2 कार्बन, 3 बोरान और 4 जीनोन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 बोरान होता है, यानी कि बोरान एक ऐसा रासायनिक तत्व है जो धातु और अधातु दोनों की भांति व्यवहार करता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु की गति, दिशा और दबाव को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है। नंबर 1 एनीमोमीटर, 2 अल्टीमीटर, 3 ऑडियोमीटर और 4 इलेक्ट्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 एनीमोमीटर, कि एनीमोमीटर यंत्र की सहायता से वायु की गति, दिशा और दबाव को मापा जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का चालक कुचालक है। नंबर 1 एल्यूमिनियम, 2 तांबा, 3 कांच और 4 चांदी। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 कांच कहा जाता है। निम्न में कौन सा ऊष्मा का चालक है, कांच। डियर फ्रेंड्स, आपको एक स्पेशल साउंड आ रही है, उसके लिए आपसे मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत भयंकर आंधी चल रही है, जिसकी वजह से आपको एक स्पेशल साउंड इसके लिए क्षमा चाहता हूँ फ्रेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जंग लगना कैसी क्रिया है। नंबर 1 विद्युत अपघटन, 2 ऑक्सीकरण, 3 अपचयन और 4 अपोपचय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 अपोपचय क्रिया, कि जंग लगना कैसी क्रिया है, अपोपचय की क्रिया क्या है, जंग लगना है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि प्रकृति में मुख्य क्वांटम संख्या n ग्रेटर देन 4 के तत्व नहीं होते तो संभव तत्वों की संख्या कितनी होती। नंबर 1 64, 2 32, 3 4 और 4 60, यानी कि 60। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 60 होती है, यानी कि जो प्रकृति में जो मुख्य क्वांटम संख्या के तत्व नहीं होते हैं उनकी संख्या होती है 60। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी किरणें आवेश रहित होती है। नंबर 1 कैथोड किरणें, 2 अल्फा किरणें, 3 एक्स किरणें और 4 बीटा किरणें। तो फ्रेंड्स के राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 एक्स किरणें, यानी कि जो एक्स किरणें होती है वो न्यूट्रल होती है, आवेश रहित होती हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट 100 वोल्ट और 220 वोल्ट विनिर्देशों वाले बिजली के लैंप के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा। 2.2 ओम, 2 22,000 ओम, 3 484 ओम और 4 45.5 ओम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 484 ओम होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस न्यूनतम संभव तापमान से नीचे किसी द्रव्य का शीतलन नहीं किया जा सकता है। नंबर 1 -98.10 डिग्री सेल्सियस, 2 -100 डिग्री सेल्सियस, 3 -273.16 डिग्री सेल्सियस और 4 -459.40 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड, आपको बताना है कोई भी एक न्यूनतम क्षमता वाला संभव तापमान से नीचे वाले किसी पदार्थ का शीतलन नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 -273.16 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किसी भी द्रव्य पदार्थ का शीतलन नहीं किया जा सकता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीधी सड़क पर चलती हुई किसी कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर हावर से 50 किलोमीटर पर हावर हो जाती है, तो उस कार का त्वरण कितना होगा। नंबर 1 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 4 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डियर फ्रेंड्स, इसको निकालने के लिए मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि जो त्वरण होता है, अपन को त्वरण बताना है कि त्वरण क्या चीज होती है। तो त्वरण बराबर होता है वेग में वृद्धि अपॉन समय, यानी कि वेग में वृद्धि। अब यहाँ पे वेग में वृद्धि की बात करें तो वेग में वृद्धि हो रही है 50 से, यानी कि 20 से कितना हो रही है 50, कहने को सीधे 30 किलोमीटर की वृद्धि हो रही है। किसकी हो रही है 30 किलोमीटर की वृद्धि हो रही है। और अपने को होता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं। बात करें अपन समय की 1 हावर की, तो 1 हावर में 60 सेकंड होते हैं और ये 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट की बात, उसके 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन करेंगे जो 50 -20/10
तो 30/10, तो कहने का मतलब जो 30 गुना कितना हो गया 1000 मीटर। 1000 मीटर, 1000 कहाँ से आया, तो कह रहे अगर अपन किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए 30 इंटू 1000 अपॉन, फिर बाद में कितने हो जाएगा 1 आवर, यानी कि 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुना 60 इंटू 10 बराबर कितना आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो कितना होगा 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, क्या वाकई में आपको लगता है वीडियो आपकी किसी फैमिली मेंबर जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है, तो आप जितने भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप में से ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। इससे इतना सा होगा आपके फ्रेंड को कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा और वो आपको थैंक कहेगा, और मेरा भी एक छोटा सा मैसेज है उन तक पहुँच पाएगा। तो और इस अब जितना अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को वॉच करने के साथ साथ लाइक अवश्य कीजिए, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है। और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं वो वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन बटन, जिससे आने वाले जितने वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप अपने जीएस नॉलेज को गेन कर सकें। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, जय